नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी के अंदर जो कोऑर्डिनेट अपने बुक है उसके अंदर बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 23 इन 23वां चैप्टर 23वां पार्ट करने जा रहे हैं आज इसका। तो अपना जो टैक्सोनॉमी चल रही है, टैक्सोनॉमी के अंदर अपने अभी तक देख लिया रेप्टाइल्स के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात कर चुके हैं। अब रेप्टाइल्स के हम कैरेक्टर देख चुके हैं, जो कि कल अपने देखा कि रेप्टाइल्स की यदि हम बात करें तो रेप्टाइल्स वे जंतु होते हैं जो कि रैंक करके चलते हैं, पूंछ इनमें पाई जाती है। अब देखिएगा कि इनकी यदि हम बात करें तो इन का जो क्लासिफिकेशन है वो बोगार्ट ने दिया था। रेप्टाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बोगार्ट जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, या उनका जो दिया हुआ क्लासिफिकेशन मान्य है। बोगार्ट ने बताया कि जो है इनकी लगभग रेप्टाइल्स जो हैं इनकी 7000 जातियां वर्तमान में जीवित हैं और कई जातियां लुप्त हो चुकी हैं। यदि हम बात करें रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स जो हैं इनके 5 सब क्लासेज हैं। क्लास रेप्टाइल्स के अंदर 5 सब क्लासेज हैं और सब क्लासेज के अंदर केवल 4 ही ऑर्डर वर्तमान में जीवित हैं और जो शेष ऑर्डर हैं, शेष जो क्लासेज सब क्लासेज हैं वो लुप्त हो चुकी हैं, जिनका आज अपने जिक्र करेंगे। अब बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया बोगार्ट के द्वारा रेप्टाइल्स का वो किस आधार पर किया गया है। तो ये मैं बात कल आपसे जब कैरेक्टर की बात चल रही थी उस दौरान मैं आपसे कर चुका हूँ कि रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया, आज उसकी हम बात करते हैं। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे हमने देखा कि जो इससे पहले हमने एम्फीबिया पढ़ा, एम्फीबिया के अंदर पैर और पूंछ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस आधार पे हमने जंतुओं को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। वर्तमान में जो अपने रेप्टाइल्स हैं, वर्तमान में क्या अपने ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उनके अंदर पाई जाने वाली टेम्पोरल छिद्र जो हैं, टेम्पोरल फोसा जो है, इसको हम कह सकते हैं टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल छिद्र या टेम्पोरल खांच, टेम्पोरल खांच एक ही नाम है तीनों। टेम्पोरल फोसा दिया हुआ है कुछ किताबों के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर टेम्पोरल छिद्र दिया हुआ है, कुछ में टेम्पोरल खांच, मतलब एक ही है। तो टेम्पोरल फोसा जो है वो मौजूद है या नहीं है, अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ होती हैं। ये कैरेक्टर जो होता है स्कल या करोटी का होता है। किसका होता है? स्कल या करोटी, यानी करोटी के आधार पर रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। और करोटी के अंदर भी विशेष चीज़ क्या देखी गई है, या बोगार्ट ने क्या देखी थी, टेम्पोरल जो फोसा है या टेम्पोरल छिद्र है या जो टेम्पोरल खांच है, वो एक ही बात है। वो देखिए टेम्पोरल खांच या टेम्पोरल फोसा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल बोन्स होती हैं स्कल या करोटी के अंदर, उनके बीच में एक डिप्रेस्ड ग्रूव पाई जाती है, एक गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे को क्या कहते हैं? टेम्पोरल फोसा कहते हैं। फोसा का अर्थ गड्ढे नुमा संरचना होती है और एक ऐसा गड्ढा जो बहुत बड़ा नहीं होता, एक हल्का सा संकरा गड्ढा होता है और जो करोटी के अंदर पाया जाता है और जो कि पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल जो बोन्स होती हैं उनके बीच में या उनके पास में स्थित होता है। तो अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अब मतलब किया गया किस आधार पे, बोगार्ट ने किस आधार पे किया गया? टेम्पोरल फोसा के आधार पे किया है। अब टेम्पोरल फोसा समझ में आ गया कि करोटी के अंदर क्या है, ये करोटी के अंदर पाया जाने वाला गड्ढा है कौन? टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल खांच। तो ये स्टूडेंट विशेष ध्यान रखनी है आपको बात है कि जो रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन, कई बार वन वर्ड क्वेश्चन में आता है कि रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया, किस बेस पे किया गया, किस पर किया गया? टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल खांच के आधार पर किया गया है। अब देखिएगा कि टेम्पोरल फोसा किया गया तो किस इसके अंदर देखा क्या गया कि ये उपस्थित है या नहीं, उपस्थित है तो इसकी स्थिति क्या है, और यदि स्थिति है तो ये संख्या में कितनी है, एक जोड़ी है या 2 जोड़ी हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर क्या देखी गई है, टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति किस प्रकार से है, उस आधार पर रेप्टाइल्स का क्या किया गया है, 5 सब क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। और टेम्पोरल फोसा जो है उसका यूज़ क्या है, ये यूँ कह सकते हैं कि जो इसका जबड़ा होता है उस जबड़े की जो मसल्स हैं उसको साधे हुए रखने का काम करता है कौन? टेम्पोरल फोसा।
सादे हुए का मतलब जो कह सकते हैं जबड़े के मूवमेंट के लिए ये टेम्पोरल फोसा है, इसकी करोटी के अंदर जिम्मेदारी होती है। अब देखें कि अपने रेप्टाइल्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेप्टाइल्स जो है उसके अंदर लगभग 7000 वर्तमान में जीवित जातियाँ और बहुत सारी जातियाँ लुप्त भी हो चुकी हैं। तो अब देखिएगा जो हम लुप्त और जो जीवित हैं उन सब के क्लासिफिकेशन की बात यहाँ करने जा रहे हैं। ये नहीं है कि जो लुप्त हो चुके हैं उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, हाँ जो लुप्त हो चुके हैं उनका केवल हम सब क्लास तक जिक्र करेंगे, और जो जीवित हैं उनका हम ऑर्डर और सब ऑर्डर तक जीवित अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्लास रेप्टिलिया है, तो रेप्टिलिया का अर्थ आपने पता ही है कि रैंक करके चलते हैं, और इनको टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल छिद्र के आधार पर 5 सब क्लास में बांटा गया है बोगार्ट के क्लासिफिकेशन के आधार पे। सबसे पहले एनेप्सिडा, दूसरा है यूरेप्सिडा, तीसरा है पैराप्सिडा, चौथा है सिनेप्सिडा और पांचवा है डायप्सिडा। अब देखिएगा स्टूडेंट, एनेप्सिडा जिसके अंदर क्या है कि जो टेम्पोरल खांच है वो एब्सेंट होती है। टेम्पोरल खांच जो होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती है। तो टेम्पोरल खांच नहीं पाई जाती है, यानी कि अपने ये कह सकते हैं सीधा ही इस प्रकार से, जैसे अपने बात करें ये इस प्रकार से अपने यदि हम बनाएं डायग्राम इसका, तो ये जो अपने बात करने जा रहे हैं इसकी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल बोन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ये खांच होती है। तो जैसे ये अपनी पोस्ट ऑर्बिटल बोन है और ये क्या है, स्क्वेमोजल बोन। तो यहाँ पर कहीं पर भी फोसा या खांच नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनेप्सिडा, क्या कहते हैं इनको, एनेप्सिडा। अब एनेप्सिडा जो है इनके जो जंतु हैं वो, या इस सब क्लास के जो जंतु हैं वो लुप्त हो चुके हैं। उसका एक ऑर्डर वर्तमान में जीवित है, कौन सा है, किलोनिया या टेस्टुडियो। किलोनिया या टेस्टुडियो क्या है, एब्सेंट होता है। अब यदि हम बात करें कि किलोनिया या टेस्टुडिया जो है इसके यदि हम करैक्टर देखेंगे, तो करैक्टर जो है इसके अंदर हमारे किलोन, ट्रायोनिक्स, टेस्टुडियो इनको रखा गया है, जिसका अपने थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन के बाद में अपने पहले किलोनिया का डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर किलोनिया का, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो रेप्टाइल सब के अंदर 5 सब क्लास है, उस 5 सब क्लास के अंदर केवल 4 ही ऑर्डर जीवित हैं, या 4 ही ऑर्डर के जंतु जीवित हैं, एक किलोनिया के, एक रिंकोसिफेलिया के, एक स्क्वेमेटा के, एक क्रोकोडिलिया के। तो इन चारों के हम करैक्टर को आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले केवल यहाँ पर नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनेप्सिडा जो सब क्लास है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है एनेप्सिडा जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्पोरल खांच जो है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एनेप्सिडा कहा गया है। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसके अंदर एकमात्र ऑर्डर है कौन सा, किलोनिया, या जिसको हम टेस्टुडिनसिया कहते हैं, और इसके अंदर टेस्टुडियो है उसको रखा गया है। उसके अलावा अपने ट्रायोनिक्स हैं, इन सबको रखा गया है, जिसको अपने आगे उनका विचार विमर्श करेंगे। दूसरा है सब क्लास यूरेप्सिडा। यूरेप्सिडा लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और यूरेप्सिडा जो है इसके अंदर क्या होता है कि अब यूरेप्सिडा की विशेषता के ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर केवल एक पृष्ठ पार्श्व खांच पाई जाती है, या छिद्र पाया जाता है। कितना होता है, केवल एक ही होता है, पृष्ठ पार्श्व होती है। स्थिति देखिएगा इसके अंदर, करोटी के अंदर कहाँ होती है, पृष्ठ पार्श्व में एक खांच होती है, जो कि पोस्ट ऑर्बिटल में स्क्वेमोजल जो अस्थि है उससे क्या होती है, सीमाबद्ध होती है, यानी इन दोनों से क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है, यानी इनसे घिरी हुई होती है। कौन, इसकी जो टेम्पोरल फोसा जो होती है। तो अपने यदि इसकी हम बात करें तो ये इस प्रकार इसका डायग्राम बन सकता है। थोड़ा सा यदि हम बात करें, ये हो गई, तो ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन होगी, ये स्क्वेमोजल बोन होगी। तो इनसे क्या होती है, इस प्रकार से घिरी हुई होती है, इसलिए इन जंतुओं को किस सब क्लास में रखा गया, यूरेप्सिडा में रखा गया, जो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनकी एक भी जाति वर्तमान में जीवित नहीं है। उसके अलावा तीसरा जो है वो है पैराप्सिडा। तो पैराप्सिडा जो है इसके अंदर क्या है कि ये भी विलुप्त हो चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्पोरल फोसा है वो पाई जाती है, और ये कितनी होती है, एक जोड़ी होती हैं। कितनी होती है,
एक जोड़ी, यहाँ पर केवल एक थी, यहाँ पर क्या है एक जोड़ी होती है, और ये खांच जो है पोस्ट ऑर्बिटल व स्क्वेमोजल अस्थि के जोड़ के क्या होती है ऊपर होती है। अब थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तो इन दोनों अस्थियों से ये खांच केवल एक होती है, सीमाबद्ध होती है, यानी कि एकदम पास में यूँ कह सकते हैं घिरी हुई होती है। इन दोनों के जो जॉइंट होता है, इन दोनों के जॉइंट से क्या होती है घिरी हुई होती है खांच। और यहाँ पर क्या होगा कि ये एक जोड़ी होती है, और कौन सी स्थिति में होती है, यहाँ पृष्ठ पार्श्व में थी, यहाँ पर क्या होती है पृष्ठीय खांच होती है ये, और ये पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल जो अस्थि होती है उसकी क्या होती है जोड़ के ठीक क्या होती है ऊपर स्थित होती है। तो इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम बनेगा इसका इस प्रकार बनेगा, जोड़ के क्या होती है ऊपर होती है। जैसे ये पोस्ट ऑर्बिटल खांच होगी, इसमें यदि हम बात करें इस तरह से, ये दोनों का जॉइंट है, तो ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन और ये स्क्वेमोजल बोन होगी। तो ये जॉइंट जो है ये जॉइंट है, इन जॉइंट के क्या होती है ठीक है ऊपर होती है ये टेम्पोरल फोसा है, ये नाम है द्वारा एकदम टेम्पोरल फोसा। तो यहाँ पर तो क्या है इससे घिरी हुई होती है, यहाँ पर तो क्या होती है इनसे दोनों से घिरी हुई होती है लगभग। और यहाँ पर क्या है कि ये जॉइंट जो होता है इस जॉइंट के ठीक क्या होती है ये ऊपर होती है, तो इसको क्या कहा जाता है पैराप्सिडा। और ये जंतु भी क्या हो चुके हैं लुप्त हो चुके हैं। अब चौथे प्रकार के जंतु जो हैं वो कौन से होते हैं सिनेप्सिडा होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा सिनेप्सिडा जो होती हैं ये क्या है कि इसके अंदर भी एक जोड़ी खांच होती है, और ये खांच जो होती है पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थि के जोड़ की क्या होती है नीचे स्थित होती है, यानी दोनों का जो जॉइंट होता है उसकी क्या होती है एकदम नीचे की ओर स्थित होती है। इस प्रकार से यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो यूँ बनेगा इसका थोड़ा सा, ये अस्थि हो गई और ये जॉइंट हो गया, इसके यहाँ क्या होती है नीचे। तो ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन और ये स्क्वेमोजल बोन और ये क्या है टेम्पोरल फोसा। तो इसके देखो जॉइंट की क्या होती है ठीक है, ये जॉइंट हो गया दोनों का, ये जॉइंट की क्या होती है ये नीचे होती है। तो इसको क्या कहा गया है सिनेप्सिडा। और सिनेप्सिडा के जंतु भी सारे क्या हो चुके हैं लुप्त हो चुके हैं। दूसरा कौन सा है डायप्सिडा। अब डायप्सिडा के अंदर क्या होता है कि जो अपने ये कह सकते हैं कि खांच जो होती है वो या यूँ कह सकते हैं टेम्पोरल फोसा जो है, डाई का अर्थ होता है दो, ऑप्सिडा का मतलब होता है खांच या छिद्र। तो टेम्पोरल जो छिद्र होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं दो जोड़ी होते हैं। अब देखिएगा कि डायप्सिडा पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा दोनों के ही क्या हैं यूँ कह सकते हैं कि दोनों के मिलने से जो स्थिति बनी है वो डायप्सिडा कहलाती है। यहाँ पर क्या पैराप्सिडा में तो क्या था जो टेम्पोरल फोसा थी वो दोनों अस्थियों के जॉइंट के ऊपर थी। सिनेप्सिडा में क्या था खांच जो थी वो दोनों अस्थियों के जॉइंट की खांची नीचे थी। अपन देख रहे हैं यहाँ दोनों अस्थियों के जॉइंट के ऊपर है, यहाँ पर खांच क्या है खांच के क्या है नीचे, ये खांच जो है दोनों अस्थियों के जॉइंट के क्या नीचे हैं। और डायप्सिडा के अंदर क्या होगा कि इनके अंदर तो एक एक जोड़ी छिद्र थे पार्श्व में, और इसके अंदर क्या होता है कि दो जोड़ी छिद्र तो होंगे या दो जोड़ी खांच तो होंगी, परंतु जो दोनों जोड़ी खांच है उसमें क्या होगा एक इन दोनों अस्थियों के जॉइंट के ऊपर होती है और एक खांच दोनों अस्थियों के जॉइंट की क्या होती है नीचे होती है। यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा। ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन, ये स्क्वेमोजल बोन, ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा, सेकंड पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा। अब देखिएगा ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन है, ये कौन सी है स्क्वेमोजल बोन, दोनों का ये जॉइंट है। तो पहला जोड़ी जो टेम्पोरल फोसा है वो इनके ऊपर स्थित है, दूसरी टेम्पोरल फोसा क्या है जिसके नीचे स्थित है। तो अपने आप देख सकते हैं कि ये जो डायप्सिडा जो है, डायप्सिडा का मतलब कितने जोड़ी टेम्पोरल फोसा होंगे दो जोड़ी, और दो जोड़ी जो होंगे उसमें से इन दोनों का संयुक्त
कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाता है, यानी एक जोड़ी जो प्री ऑर्बिटल और स्क्वेमेजल बोन है उसके ऊपर स्थित होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा पूरा लिख देता हूँ। एक जोड़ी पोस्ट ऑर्बिटल बोन के ऊपर, पोस्ट ऑर्बिटल बोन व स्क्वेमोजल बोन के जॉइंट के ऊपर, व दूसरा जोड़ी इन बोन के जॉइंट के नीचे स्थित होता है, नीचे स्थित होता है। ये है डायप्सिडा। तो डायप्सिडा के अंदर क्या होगा, दो जोड़ी टेम्पोरल फोसा होंगे। वापस सुनिएगा ध्यान से, दो जोड़ी टेम्पोरल फोसा होंगे। एक जोड़ी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमेजल बोन के जॉइंट के ऊपर स्थित होता है, दूसरा जोड़ी पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमेजल बोन के जॉइंट के नीचे स्थित होता है। जैसे अपन देख रहे हैं ये जॉइंट है दोनों बोन्स का, तो यहाँ पर क्या है, एक पहला पैर ऊपर स्थित है, दूसरा पैर इसके नीचे स्थित है, तो ये डायप्सिडा हो गए। अब डायप्सिडा के अंदर क्या होगा कि ये जीवित जो रेप्टाइल्स हैं उनका सब क्लास है, और इसके अंदर क्या होता है, 3 ऑर्डर को सम्मिलित किया गया। रिंकोसिफेलिया, जिसके अंदर स्पिनोडोन पंक्टेटम केवल एकमात्र जीवित जंतु है, एकमात्र जीवित जाति है। दूसरा स्क्वेमेटा, जिसके अंदर हम आल, लिजार्ड्स और स्नेक्स को रखते हैं, जितने भी सांप और छिपकली हैं उनको रखा जाता है। और क्रोकोडाइल्स जो है, क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है जिसको हमने पहले जिक्र कर चुके हैं, क्रोकोडिलिया ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जिसका हम ये कह सकते हैं कि ये योजक कड़ी की तरह काम करते हुए जो हमारे रेप्टाइल्स है और एवीज उनके बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स जो ऑर्डर हैं, इनके क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो हर्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। और जितने भी रेप्टाइल्स क्लास हैं उन सब के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। इसके अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, इसलिए कंप्लीट 4 चैम्बर्ड आगे एवीज की विशेषता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्रोकोडाइलस और एलिगेटर। तो स्टूडेंट जो अभी मैं हल्का सा इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो अपना ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन बोगार्ट ने किया था। इसकी 7000 लगभग जातियाँ जीवित हैं और कुछ अधिकतर जातियाँ इसकी लुप्त हो चुकी हैं। डायनासोर वगैरह सारे रेप्टाइल्स के अंदर ही आते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो अपने रेप्टाइल्स में जो बोगार्ट ने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था वो उसको 5 सब क्लास में डिवाइड किया था, और 5 सब क्लास में जब डिवाइड किया गया था तो उसका डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन का आधार था टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल छिद्र या टेम्पोरल खांच कह दो। ये टेम्पोरल छिद्र जो है करोटी के अंदर पाई जाती है, ये गड्ढा होता है। तो इस गड्ढे की स्थिति क्या है, इनकी संख्या कितनी है, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस आधार पर इनको 5 सब क्लास के अंदर बांटा गया है। और ये गड्ढा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो जबड़ा होता है उसके मूवमेंट के लिए जो मसल्स जिम्मेदार है उनको साधे हुए रखता है। अब देखिएगा, तो 5 सब क्लास में टेम्पोरल फोसा के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेप्टाइल्स का जो बोगार्ट द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया वो किस आधार पर किया गया, तो याद रखना टेम्पोरल फोसा। पहला जो है एनेप्सिडा, इसके अंदर टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होता है। और टेम्पोरल फोसा की स्थिति याद रखना कौन सी बोन्स के बीच में होती है, प्री ऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल और उसके बाद में जो स्क्वेमेजल बोन होती है, इन दोनों के बीच के अंदर ये क्या पाई जाती है, ग्रूव या खांच या गड्ढा पाया जाता है। तो एनेप्सिडा के अंदर क्या होता है, ये खांच एब्सेंट होती है, इसलिए इनको एनेप्सिडा सब क्लास में रखा गया इन जंतुओं को। इसके अंदर केवल एक ही ऑर्डर जिम्मेदार जीवित है, किलोनिया या टेस्टुडिनेटा, ठीक है, जिसके अंदर किलोन्स वगैरह को रखा गया है। दूसरे हैं यूरेप्सिडा। यूरेप्सिडा के जंतु लुप्त हो चुके हैं। इनके अंदर क्या होता है कि पृष्ठ पार्श्व खांच या छिद्र पाए जाते हैं, और जो कि पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थि से क्या होते हैं, सीमाबद्ध होते हैं। सीमाबद्ध का अर्थ होता है घिरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। इनके कहते हैं कि इनके बीच में स्थित होता है, एक तरफ पहले पोस्ट ऑर्बिटल अस्थि होती है, उसके बाद में स्क्वेमोजल अस्थि होती है, उनके बीच में इन दोनों अस्थियों से क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। कौन सा, टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल खांच। यूरेप्सिडा के अंदर ये विशेषता होती है। तो ये सारे जंतु लुप्त हो चुके हैं। तीसरे हैं पैराप्सिडा, ये भी लुप्त हो चुके हैं पूर्णतः, इनका एक भी जीवित जंतु यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनके अंदर क्या होता है, एक जोड़ी पृष्ठीय खांच पाई जाती है। कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में। अब ये जो खांच होती है ये क्या होती है, पोस्ट ऑर्बिटल बोन और जो स्क्वेमेजल बोन है उनके जॉइंट, दोनों जहाँ अस्थियाँ जुड़ती हैं उस जॉइंट के ठीक ऊपर ये खांच पाई जाती है। तो वो सारे जंतु किस में रखे गए हैं, पैराप्सिडा में रखे गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एनेप्सिडा के अंदर खांच एब्सेंट ही है। यूरेप्सिडा के अंदर क्या होता है कि दोनों अस्थियों से वो खांच घिरी हुई होती है, सीमाबद्ध होती है,
और पैराप्सिडा में क्या होती है कि ये जो खांच होती है ये इन दोनों अस्थियों के जॉइंट के ठीक ऊपर स्थित होती है। वो सारे जंतु कौन से होते हैं? पैराप्सिडा। सिनेप्सिडा के अंदर क्या होता है कि ये जो खांच होती है, टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल खांच जो होती है, ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन और स्क्वेमेजल बोन के जॉइंट के ठीक क्या होती है? नीचे स्थित होती है, इसलिए इनको किस में रखा गया? सिनेप्सिडा के अंदर रखा गया है। और डायप्सिडा जो है, अब देखिएगा कि अभी तक एक एक जोड़ी छिद्र या खांच थे, अब डायप्सिडा के अंदर ये कितनी जोड़ी होती है? पहली बात तो 2 जोड़ी होते हैं और इनकी स्थिति भी इन दोनों के जो मिलने से बनती है वो स्थिति इनके अंदर पाई जाती है। क्या कि डायप्सिडा के अंदर जो एक खांच होती है वो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमेजल बोन जो होती है उन दोनों का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट के ठीक ऊपर एक खांच होती है, उस जॉइंट के ठीक नीचे क्या होती है? एक खांच होती है। तो इसलिए इन जंतुओं को किसमें रखा गया? डायप्सिडा। अब डायप्सिडा के जंतु वर्तमान में यूँ कह सकते हैं जीवित हैं। इस ऑर्डर डायप्सिडा सब क्लास के जो जंतु हैं उनको 3 ऑर्डर में बांटा गया, तीनों ही ऑर्डर वर्तमान में जीवित हैं। रिंकोसिफेलिया जिसके अंदर स्पिनोडोन पंक्टेटम एग्जाम्पल्स हैं, स्क्वेमेटा के अंदर ऑल लिजार्ड्स एंड स्नेक्स जो है, और क्रोकोडाइलिया के अंदर सारे क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स जिम्मेदार क्रोकोडाइल्स को मैंने भी बताया कि इनको जो है हम योजकड़ी के रूप में भी देखते हैं। अब स्टूडेंट अपने को केवल यहाँ पर जो अब आगे थोड़ा सा हम करैक्टर की बात करेंगे रेप्टाइल्स के, तो वो रेप्टाइल्स के जो हमें करैक्टर ऑर्डर किलोनिया के देखने हैं केवल, उसके बाद में हमें देखने हैं ऑर्डर रिंकोसिफेलिया के, उसके बाद में ऑर्डर स्क्वेमेटा के और ऑर्डर क्रोकोडिलिया के, क्योंकि 4 ही ऑर्डर जीवित है और 4 ही ऑर्डर के एनिमल जीवित होने के कारण हम चारों को यहाँ डिस्कस करेंगे पूरा थोड़ा डिटेल के अंदर, क्योंकि चारों को हम ये कह सकते हैं जैसे लिजार्ड और स्नेक्स हैं इनको हम अपने नज़दीक से देखते भी हैं। उसके अलावा जो हैं क्रोकोडाइलस एलिगेटर हैं, टेस्टुडियो, ये थोड़े जलीय जंतु हैं जिनको अपने जल के अंदर देख सकते हैं, चाहे लवणीय जल हो चाहे वो अलवणीय जल हो। तो अब कहने का मतलब अपने चारों ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको ये वापस ये रिवाइज नहीं करूँगा कि जो एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, स्नेप्सिडा, डायप्सिडा ये क्यों रखा गया है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो किलोनिया है, किलोनिया इनके अंदर यानी टेस्टुडेंसिया के अंदर क्या होता है, या किलोन जो जंतु है एग्जाम्पल इसका, उसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्पोरल फोसा है वो एब्सेंट होती है। इन 3 का हमें जिक्र नहीं करना है क्योंकि ये तीनों ही सब क्लास के जंतु लुप्त हो चुके हैं। इन तीनों ही सब क्लास के जंतु क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं, इसलिए इनका जिक्र नहीं करेंगे कहीं पर भी। उसके बाद में एनेप्सिडा जिनके अंदर खांच नहीं है, उसके बाद में सीधा हम आएंगे डायप्सिडा के ऊपर, क्योंकि डायप्सिडा के 3 ऑर्डर जीवित हैं तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो डायप्सिडा का मतलब क्या हो गया कि 2 जोड़ी टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है, पहली जोड़ी जो है वो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमेजल बोन के जॉइंट के ठीक ऊपर है और दूसरी जोड़ी जॉइंट के ठीक है नीचे। तो अब स्टूडेंट अपने सीधा एनेप्सिडा और डायप्सिडा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अभी जिक्र करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किलोनिया की। ऑर्डर कौन सा? किलोनिया। सबसे पहला ऑर्डर कौन सा है अपना? किलोनिया या टेस्टुडेंटा। किलोनिया ऑर्डर फर्स्ट। ऑर्डर कौन सा इसका? फर्स्ट है। तो यदि हम किलोनिया की बात करें तो जो किलोनिया के जो जंतु हैं इनको कुरुम भी कहा जाता है, टर्टल भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? कुरुम या टर्टल भी कहा जाता है। और जलीय जंतु हैं मोस्टली ये सारे लगभग क्या है? जलीय जंतु है। जो ये कह सकते हैं कुछ जंतु जो है इनके स्थल पर भी देखे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लक्षण की बात करें तो इनको टर्टल या कुरुम, इन्हें टर्टल या कुरुम भी कहा जाता है, सामान्य नाम है, कहा जाता है। टर्टल या कुरुम भी कहा जाता है। उसके अलावा इनका शरीर छोटा चौड़ा और अंडाकार होता है। शरीर छोटा चौड़ा व अंडाकार होता है। अंडाकार होता है। आपने देखा है कछुए वगैरह तो वो सारे इसके अंदर ही आते हैं। किलोन है, टायोनिक्स है, टेस्टुडियो सब इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा इनके जो पाँव होते हैं इनके अंदर नख नहीं पाए जाते, नखर नहीं पाए जाते। और उसके अंदर जो है पाँव नखर, पाँव जो होते हैं नखर युक्त होते हैं या पाँव में जाल नुमा संरचना पाई जाती है।
पाई जाती है। और पाँव जो है, आपने कछुओं के पैर देखे होंगे, इस तरह से वो हिलाता रहता है, पैडल की तरह काम करती हैं, या जो नाव चलाने के लिए अपने जो चप्पू होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। और पाँव पैडल की तरह कार्य करते हैं, या यूँ कह सकते हैं, या चप्पू की तरह कार्य करते हैं। जो आपने कछुए वगैरह के अंदर देखा होगा, ये करेक्टर अपने को दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो होता है, इनका जो शरीर होता है उसके ऊपर जो है पृष्ठभूमि या कैरापस पाई जाती हैं। त्वचा पर प्लेट नुमा कवच प्लेट नुमा संरचना में पाया जाता है, संरचना में पाया जाता है। यानी कि जो इसकी जो यूँ कहते हैं स्किन जो होती है, स्किन के ऊपर क्या होता है कि इस तरह से, आपने थोड़ा देखा हुआ ध्यान से कछुए वगैरह के अंदर इस तरह से यूँ प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती है। और ये जो कैरापस और प्लेस्ट्रन, इनको नाम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कैरापस और प्लेस्ट्रन। ये पृष्ठ सतह की प्लेटें होती हैं, और ये अधर सतह की प्लेट होती है, ये अधर सतह की प्लेट होती है, प्लेट होती है। यानी बस थोड़ा सा इनको साइंटिफिक और नाम दे दिया गया। कैरापस कौन सी प्लेट होती है? पृष्ठ सतह की होती है। और प्लेस्ट्रन कौन सी होती है? ये अपने अधर सतह की प्लेटें होती है। और सारी जो स्किन होती है, चाहे पृष्ठ सतह की हो चाहे अधर सतह, इस तरह से क्या होती है, इनके ऊपर त्वचा पर प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती है। आज अपने जो किलोनिया हैं उसके कुछ करैक्टर देखें, और शेष जो बचे हुए करैक्टर हैं अपने कल नेक्स्ट 24th क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।